बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर फैसल शफीक भट्ट और मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेरा 7वां ऑनलाइन लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर्स कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको समझ आ चुके हैं। लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा था, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दूं। जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो प्रोसेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से था। और जो लास्ट लेक्चर में चीज़ें हमने कवर की थी उनमें जो चीदा चीदा टॉपिक्स थे वो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। वाई डू प्रोजेक्ट सक्सीड, 15 प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब फंक्शंस, पीएमआई फ्रेमवर्क के हवाले से डिस्कस किया था और उसके जो एरियाज़ हैं उनको देखा था, और 5 पीएमआई प्रोसेस ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ें थी जो हमने छठे लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जिनको हमने कवर किया था। तो आएँ आज हम आगे अपने इस टॉपिक को मज़ीद स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे पास जो इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले अब आज के लेक्चर में हम कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे पास अपेरेंटली 3 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, वो 3 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और तीसरा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि इनकी ब्रीफ एक एक दो लाइनों में इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्लाइड से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इस स्लाइड को स्किप करके जो वहाँ पे अगली स्लाइड पे जाता हूँ जहाँ पे इन तीनों स्ट्रक्चर्स की 1 बाय 1 डिटेल दी हुई है, और जहाँ पे इनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है, क्योंकि उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आए स्टूडेंट्स, इनको तीनों स्ट्रक्चर्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं। आगे चूँकि इनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो वहाँ से समझना आसान हो जाएगा। अगर हम पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो फंक्शनल और जिसे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या इनको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, देखें स्टूडेंट्स, ये डायग्राम से इसको समझने की ज़रा ज़रूरत है। देखें, एट द टॉप जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई हायरार्की बनती है। तो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी हायरार्की में यू कैन सी एट द टॉप वी हैव सीनियर मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट से मुराद क्या है? देखें, यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट से मुराद मे बी ओनर ऑफ द बिज़नेस है, मे बी सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई भी ऐसा बंदा है जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास एट द टॉप वी हैव सीनियर मैनेजमेंट, देन यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ 4 डिपार्टमेंट्स ले रहा हूँ, इसके अलावा भी और डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं 4 डिपार्टमेंट्स ले रहा हूँ। एट द टॉप वी हैव सीनियर मैनेजमेंट, देन वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और ऑपरेशंस। और बेसिकली ये चारों के चारों जो डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा। मार्केटिंग का एक हेड होगा, इंजीनियरिंग का एक हेड होगा, फाइनेंस का एक हेड होगा, और ऑपरेशंस का एक हेड होगा। अच्छा, अब होता क्या है कि जब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसे कैसे सॉल्व करती हैं? ऐसे सॉल्व करती हैं कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले होंगे वो उस प्रोजेक्ट पे मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। यू कैन सी ये प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, ये बेसिकली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। मार्केटिंग वालों ने अपना जो स्पेशलाइज्ड काम था वो इस प्रोडक्ट पे किया। अच्छा, फिर इंजीनियरिंग वालों के पास वो प्रोडक्ट आ गई या वो प्रोजेक्ट आ गया, उस प्रोडक्ट पे इंजीनियरिंग वालों ने अपना काम किया, फाइनेंस वालों ने उस प्रोडक्ट पे अपना काम किया, ऑपरेशंस वालों ने उस प्रोडक्ट पे अपना काम किया। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा और अगर आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया हुआ है तो वहाँ पे आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हर डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी स्पेशलाइजेशन का काम करेगा। दैट्स इट। मार्केटिंग वाला सिर्फ अपना काम करेंगे, इंजीनियरिंग वाला अपना काम करेंगे, फाइनेंस वाले अपना काम करेंगे, और ऑपरेशंस वाले अपना काम करेंगे। और इस तरह
थ्रू डिपार्टमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट्स आपके पूरे का पूरा जो प्रोडक्ट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद वो कस्टमर के पास चली जाएगी। अच्छा, इस तरह की अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो हमने ये डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। इन प्रोज एंड कॉन्स को भी देख लेते हैं। पहला जो इसका प्रोज या इसका जो एडवांटेज है, क्लियर डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, क्लियर डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये है कि इस लेयर पे, जो थर्ड लेयर है, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो एक ही बॉस को आंसरेबल हैं। अगर वो मार्केटिंग के लोग हैं तो वो मार्केटिंग के हेड को आंसरेबल हैं, अगर वो इंजीनियरिंग के लोग हैं तो वो इंजीनियरिंग के हेड को आंसरेबल हैं। सो अगर फाइनेंस के लोग हैं तो फाइनेंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आंसरेबल हैं। यू हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी। और डेफिनेटली ये बात जहन में रखिएगा कि जब आपके पास क्लियर डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी होगी तो आपके पास जो डुप्लीकेशन है वो एलिमिनेट हो जाती है। एक डुप्लीकेशन इस तरह एलिमिनेट होती है कि आपका बॉस एक है और आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना रिलेटेड काम कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग वाला बंदा जो है वो इंजीनियरिंग का भी कोई काम कर रहा है और इंजीनियरिंग वाला बंदा कोई ऑपरेशंस का कोई काम कर रहा है, नहीं। इनके बॉसेस भी एक हैं हर बंदे का, और जो काम कर रहे हैं वो भी अपनी जो उनसे रिलेटेड काम है वो कर रहे हैं। और चूंकि ये अपना रिलेटेड काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इनकरेजेस स्पेशलाइजेशन। हर बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, हर बंदा, क्योंकि एक ही मार्केटिंग के लोग मार्केटिंग का काम करें, इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, तो हर बंदा अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो चुका हुआ है। और क्लियर कैरियर पाथ्स, क्लियर कैरियर पाथ्स का मतलब ये है कि जो फ्यूचर में इन लोगों ने एक्सेल करना है, हर बंदे को पता है कि फ्यूचर में मुझे किस फील्ड में एक्सेल करना है। मार्केटिंग का बंदा है तो वो उसकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, इंजीनियरिंग का बंदा है तो उसकी मार्केट जो स्पेशलाइजेशन है वो इंजीनियरिंग है, तो उसको पता है कि मेरी फ्यूचर की फील्ड भी यही है। तो जो अपने कैरियर पाथ्स बनाएगा, जो वो स्पेशलाइज्ड कोर्स या ट्रेनिंग्स लेगा, वो अपने फील्ड के हवाले से ही लेगा। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कैन लैक कस्टमर ओरिएंटेशन। इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि हर बंदा हर डिपार्टमेंट के अंदर जो काम कर रहा है वो अपने रिलेटेड काम तो कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस प्रोडक्ट का एक्चुअल कस्टमर कौन होगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम करने वाले होते हैं इस लेयर पे दे आर नॉट एक्सपोज टू द कस्टमर्स। उनके पास सिर्फ काम आता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो उनको करते हैं एंड दैट्स इट। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो कस्टमर ओरिएंटेशन है उसकी थोड़ी सी लैकिंग होती है। कैन क्रिएट लॉन्गर डिसीजन साइकिल्स। अगर आपने इस लेयर पे कोई डिसीजन लेना है तो डेफिनेटली आपको टॉप लेयर पे अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा और फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को सीनियर मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग के लिए, तो जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिलेड हो जाती है। कन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस फंक्शनल एरियाज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ हेड्स हैं। अब होता ही है कि जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट में अगर कोई चीज़ गलत बन जाती है तो कोई भी डिपार्टमेंट अपनी ज़िम्मेदारी एज्यूम नहीं करता, बल्कि होता क्या है कि तमाम डिपार्टमेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी, जो गलती होती है, ये जो इशू होता है प्रोजेक्ट में, वो दूसरों पे डालते हैं कि भाई मार्केट हमारा मसला नहीं है, इंजीनियरिंग वालों का मसला था। इंजीनियरिंग वाले कहते हैं नहीं जी ये तो ऑपरेशंस वालों का मसला था। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो फंक्शनल एरियाज़ जिनको हम बोल रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसमें ये कन्फ्लिक्ट रहता है। और लास्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट लीडर्स हैव लिटिल पावर। आप पूरे के पूरे डायग्राम में देखें प्रोजेक्ट लीडर्स कहीं पे भी नहीं हैं, रादर यहाँ पे इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ, शायद विद इन ए टीम, ये जो एक टीम काम कर रही है, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट लीडर हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट मैनेजर और या प्रोजेक्ट लीडर की जो पावर्स होंगी वो ना होने के बराबर होंगी इस लेयर पे, और वो आंसरेबल होगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। तो स्टूडेंट्स, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉमसेट्स का स्ट्रक्चर देखें तो वो एग्जैक्टली इसी स्टाइल को फॉलो कर रहा है कि एट द टॉप वी हैव डायरेक्टर, मे बी सीनियर मैनेजमेंट, देन वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनके एचओडीज़, और फिर हर एचओडीज़ के अंडर डिफरेंट फैकल्टी, और हर फैकल्टी फिर अपना काम कर रही है। कंप्यूटर साइंस वाले अपने कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले अपने कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, और फाइनेंस के अपने लिए कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, और ऑपरेशंस वाले अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो फाइनेंशियल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हम उसे बोलते हैं। डेफिनेटली इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इस तरह के टीम स्ट्रक्चर में याद रखिएगा कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स या प्रोजेक्ट लीडर्स मौजूद नहीं होते, और अगर वो होते हैं तो उनकी पावर्स ना होने के बराबर हैं। आगे चलते हैं, और अगला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है।
अच्छा, या इसे प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें गौर करने की बात है। यहाँ पे अगेन एट द टॉप वी हैव सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट के बाद आप देखें सेकंड लेयर पे आपके डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, बल्कि सेकंड लेयर पे यहाँ पे आपका दिस इज़ योर प्रोजेक्ट मैनेजर। ये आपका प्रोजेक्ट 1 जो लिखा हुआ है, इट शोज़ यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और ये दूसरा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, जो इस टाइम सेकंड लेयर पे थे, वो अब चले गए हैं थर्ड लेयर के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर आ गए हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर ए है, उसके नीचे ये 3 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और इन 3 डिपार्टमेंट्स में इनके हेड्स भी होंगे और डिफरेंट लोग भी होंगे, और वो तमाम के तमाम अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं। एंड सेम इज़ द पोजीशन हेयर। प्रोजेक्ट 2 में भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर 2 है। तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स इसके अंडर काम कर रहे हैं, तमाम के तमाम यहाँ पे एचओडीज़ मौजूद हैं, तमाम के तमाम डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं और वो तमाम इस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, उनको हम ज़रा देख लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? आप जिस तरह यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लियर डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी, तो यहाँ पे भी जो लोग हैं उनको पता है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है, यहाँ पे इन तमाम लोगों ने जो आंसर करना है वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को आंसर करना है। अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर 1 है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर 1 को आंसरेबल हैं। अफेक्टिव इंटर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन, अफेक्टिव इंटर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स देखें, ये पहले अलहदा थे, ये देखें ये पहले अलहदा थे, लेकिन अब ये तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं और एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है। और नाउ ऑल द डिपार्टमेंट्स कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। और जो चीज़ या जो प्रोजेक्ट या वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो कम्युनिकेशन है वो एक दूसरे के साथ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, डुप्लीकेशन ऑफ फैसिलिटीज़, तमाम डिपार्टमेंट्स को प्रोजेक्ट में आपको सेम फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, तमाम डिपार्टमेंट्स को प्रोजेक्ट 2 में आपको सेम फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। अगर 3 है, प्रोजेक्ट मैनेजर 3 है, तो उसको भी आपको सेम फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे जो कैरियर पाथ्स हैं, अगर आप फंक्शनल टीम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कैरियर पाथ्स मैंने कहा था डिफाइंड होते हैं। हर बंदा स्पेशलाइजेशन कर रहा होता है और वो उसके कैरियर पाथ्स बड़े अच्छे डिफाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैरियर पाथ्स डिफाइन नहीं होते। हो सकता है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग का बंदा थोड़ा सा मार्केटिंग का भी काम कर रहा हो और ऑपरेशंस का बंदा इंजीनियरिंग का भी काम कर रहा हो और ऑपरेशंस का बंदा कुछ थोड़ा बहुत मार्केटिंग का भी काम कर रहा हो। तो यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है उसको इनकरेज नहीं किया जाता, रादर प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ ध्यान दिया जाता है। अच्छा, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में नॉर्मली जो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो आर्मी स्ट्रक्चर्स हैं, आर्मी के अंदर जो डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एवियोनिक्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर चल रहा है। पाकिस्तान में बहुत सी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करती हैं, मे बी FWO या डिफरेंट हबीब रफ़ीक, इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे उन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में ये प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चल रहा है। स्टूडेंट्स, जो लास्ट हमारे पास है, तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शनल, प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स। तो पहले 2 हमने फंक्शनल और प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लिया है, दूसरा थर्ड हमारे पास है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स अगर हम इसकी डायग्राम पे गौर करें तो ये कुछ हाइब्रिड सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन एट द टॉप वी हैव सीनियर मैनेजमेंट, और आप यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं और फर्स्ट लेयर पे ही प्रोजेक्ट ऑफिस, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी मौजूद हैं। और फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर ए है, प्रोजेक्ट मैनेजर बी है, प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑफिस भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स फर्स्ट लेयर पे मौजूद हैं। और फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तमाम के तमाम इस लेयर पे लोग काम कर रहे हैं, इस लेयर पे काम कर रहे हैं, इस लेयर पे काम कर रहे हैं। अब बेसिकली इस तरह की मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है कि आपके अनफॉर्चुनेटली 2 बॉसेस हैं। होना तो ये चाहिए कि अच्छा स्ट्रक्चर वही होता है जहाँ पे आपका एक बॉस हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के स्ट्रक्चर में नॉर्मली अब ये स्ट्रक्चर बहुत कम यूटिलाइज होता है। और बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने अपने आप को या तो प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया है या फिर वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गई हैं। लेकिन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चूँकि ये मौजूद है और किसी ना किसी जगह ये फॉलो भी हो रहा है, तो यहाँ पे आपके 2 बॉसेस हैं। एक बॉस तो आपका ये डिपार्टमेंटल बॉस है और दूसरा बॉस ये आपका प्रोजेक्ट का बॉस है। तो इसका मतलब है कि आपको दोनों को आंसर करना है, दोनों को साथ लेके चलना है, जो कि बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है।
लेकिन अगेन इसके एडवांटेजेस भी मौजूद हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन अक्रॉस फंक्शनल लाइंस, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है फंक्शनल लाइंस, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट्स, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो बेहतर आपके पास जो लेवल आ जाता है स्किल्स का, मशवरे का, वो बेहतर हो जाता है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो अब दोनों को आंसरेबल आपको होना पड़ेगा। रिटेन फंक्शनल टीम्स, इसका फ़ायदा ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो कम से कम अपनी टीम के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइज के अंदर वो उनकी टीम, ऑल्दो उसमें भी वो टीम में थे लेकिन वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो टीम्स में भी मौजूद हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मौजूद नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि दो बॉसेस को आंसरेबल हैं। जो इसके बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, 2 बॉसेस फॉर ईच पर्सनल, हर बंदे के 2 बॉसेस हैं, कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ता है ऑटोमेटिकली, पर कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ेगा। रिसोर्स एंड प्रायोरिटी कन्फ्लिक्ट्स, रिसोर्स एंड प्रायोरिटी कन्फ्लिक्ट्स का मतलब ये है कि एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको इंजीनियरिंग के हेड ने भी एक काम कह दिया है और प्रोजेक्ट मैनेजर ने भी एक काम कह दिया है। नाउ अब उससे समझ नहीं आ रही कि वो पहले किसका काम करे, तो रिसोर्स एंड प्रायोरिटी कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर पहले चल रहा था, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने छोड़ दिया है। मैं इसकी एग्जांपल कॉमसेट्स को ही दूंगा कि जब कॉमसेट्स बिल्कुल शुरू में बना था, तो वहाँ पे कॉमसेट्स इवन वाह में, चूँकि मैं 2002 से काम कर रहा हूँ कॉमसेट्स वाह में, तो मैंने ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉमसेट्स वाह में देखा है। लेकिन फिर 4-5 साल बाद ड्यू टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, कॉमसेट्स वाह ने भी इस स्ट्रक्चर को छोड़ दिया और वो फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो शुरू में जहाँ पे जो लोग थे एट द टॉप, डेफिनेटली हमारे पास डायरेक्टर होते थे और डायरेक्टर के बाद HODs होते थे, तो एक बंदा को HOD के भी काम करने पड़ते थे और डायरेक्टर के भी काम करने पड़ते थे, तो वो बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन उस ड्यू टू द डिसएडवांटेजेस उसके बाद ये स्ट्रक्चर कॉमसेट्स वाह में कम से कम ये ख़त्म हो गया था और वहाँ पे अब जो फंक्शनल स्ट्रक्चर रिटेन कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये है कि हमने जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा है, आगे चल के हमारे पास कुछ मैट्रिक्स की भी फॉर्म हैं, और वो मैट्रिक्स की 3 फॉर्म्स हैं। घबराने की ज़रूरत आपको इसलिए नहीं है कि मैं मैट्रिक्स की 3 फॉर्म्स को विद द हेल्प ऑफ अ टेबल आपको बड़ी इजीली ग्रैस्प करा दूँगा। ऑल्दो पहले ही 3 फॉर्म्स आप पढ़ चुके हैं, फंक्शनल, प्रोजेक्टाइज्ड और मैट्रिक्स, और आगे मैट्रिक्स की भी 3 फॉर्म है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स की जो 3 फॉर्म है वो देखें जनाब, वो कौन कौन सी हैं? वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और बैलेंस्ड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क जो है वो डिग्री ऑफ रिलेटिव पावर का है। कहीं पे पावर प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़्यादा है, कहीं पे जो पावर है वो जो आपके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट या जिसे हम फंक्शनल मैनेजर बोलते हैं उसकी ज़्यादा है। और वीक जो रूल ऑफ थंब है, जो अगले टेबल में मैं आपको जाके बताना चाहूँगा कि इसमें जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगले टेबल में मैं आपको दिखाऊंगा भी, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बल्कि मैं आपको आगे ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको ये ज़्यादा बेहतर दोनों पॉइंट समझ आएंगे कि ये जो फंक्शनल सेंट्रिक होती हैं वो वीक ही होती हैं और जो प्रोजेक्ट सेंट्रिक होती हैं वो स्ट्रॉन्ग कैसे होती हैं। मैं आपको इस टेबल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगेन दिस इज़ अ कॉपीराइटेड टेबल, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम PM BOK प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज गाइड 2000, पेज नंबर 19 पे ये टेबल मौजूद है, वहाँ से ये टेबल लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप इस टेबल को ज़रा देखें, तो इसमें जो मैंने ये आपको बात बताई है, जो पिछले ये मैंने छोड़ी है, देखें वीक, जो फंक्शनल सेंट्रिक होती हैं वो वीक हैं और जो प्रोजेक्ट सेंट्रिक है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। आप ज़रा इस टेबल को देखें और फिर वो 2 पॉइंट्स हैं उसकी भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एट द टॉप ये देखें, आपके पास मैंने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप दे दी है। फंक्शनल हमने पढ़ ली हैं, उसके बाद प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ ली हैं और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ ली हैं। फिर मैंने क्या किया है कि जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, वीक मैट्रिक्स, बैलेंस मैट्रिक्स और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स, इन तीनों को मैंने यहाँ पे इन 3 कॉलम्स में लिख दिया है। फिर कुछ प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे
लिखे हैं। उन अब हम क्या करेंगे कि उन प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को इनके साथ मैप अप करने की कोशिश करेंगे इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अब देखें प्रोजेक्ट मैनेजर्स अथॉरिटी। अब देखें, अब मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले बताया था कि फंक्शनल में कोई मैनेजर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद नहीं होता। अगर वो होता भी है तो वो थर्ड लेयर पे होता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स ना होने के बराबर हैं। तो वो यही कह रहा है लिटिल प्रोजेक्ट मैनेजर अथॉरिटी इन केस ऑफ फंक्शनल, लिटिल और नन। वीक मैट्रिक्स में इसकी जो पावर्स होंगी वो लिमिटेड होंगी। बैलेंस्ड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो इसकी पावर्स होंगी वो लो टू मॉडरेट होंगी। और जो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होंगी इसमें जो उसकी अथॉरिटी होगी वो मॉडरेट टू हाई, या जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम मैक्सिमम कहें, और प्रोजेक्टाइज में हाई टू ऑलमोस्ट टोटल। मैक्सिमम इसकी में भी, प्रोजेक्टाइज में भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की अथॉरिटी होगी वो हाई टू ऑलमोस्ट टोटल होगी। फिर परसेंट ऑफ परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनल असाइंड फुल टाइम टू प्रोजेक्ट वर्क। आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर को कितने लोग दिए जाते हैं काम करने के लिए, तो देख सकते हैं कि इसमें बेचारा प्रोजेक्ट मैनेजर फंक्शनल में होता ही नहीं है, तो वर्चुअली नन। वीक में 0 to 25% लोग उसे काम करने के लिए फुल टाइम दिए जाते हैं। इसमें 15 to 60%, फिर 50 to 90%, और इसमें 85 to 100%। प्रोजेक्ट मैनेजर्स रोल इसमें होता ही नहीं है, फंक्शनल में या पार्ट टाइम होता है, वीक में भी पार्ट टाइम होता है, फुल टाइम और अगेन फुल टाइम। जो टाइटल प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे दिया जाता है या तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होगा या प्रोजेक्ट लीडर होगा अगर वो मौजूद है। वीक में भी सेम टाइटल है। बैलेंस्ड में प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट ऑफिसर, यहाँ पे उसे प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर, और यहाँ पे भी उसे सेम टाइटल होता है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा नहीं होगा ताकि वो प्रोजेक्ट को लीड कर सके, प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल कर सके, उसका ऑफिस मौजूद होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का पार्ट टाइम, फुल टाइम। अब नाउ आपने देखा कि डिफरेंट जो हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स थे, हमने ये फंक्शनल पे, वीक पे, बैलेंस पे, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स पे और प्रोजेक्टाइज में मैप अप करने की कोशिश की। अब मैं आपको इसमें एक रूल ऑफ थंब बताता हूं जिससे चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दे आर क्वाइट सिमिलर टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस, और जो ये स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे आर क्वाइट सिमिलर टू प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा बताता हूँ आपको रूल ऑफ थंब, जो इस टेबल को समझने के बाद सामने आता है कि जो वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दे आर क्वाइट सिमिलर टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस, और जो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे आर क्वाइट सिमिलर टू प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। और यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई थी कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो फंक्शनल सेंट्रिक होती हैं वो वीक मैट्रिक्स होती हैं, और जो प्रोजेक्टाइज सेंट्रिक होती हैं वो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होती हैं। तो आई होप कि अब आपको इस चीज़ का समझ आ गया है। जो मैं लास्ट में मैंने पिछली स्लाइड में 2 पॉइंट्स को छोड़ दिया था कि वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्वाइट सिमिलर टू फंक्शनल और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्वाइट सिमिलर टू प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन, और जो डिफरेंस थोड़े से मौजूद रह जाते हैं वो सिर्फ बैलेंस्ड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में रह जाते हैं। और ये मैंने क्यों बात की है कि ये वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और क्वाइट सिमिलर टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें कि प्रोजेक्ट मैनेजर अथॉरिटी, ये देखें ये दो ऑलमोस्ट सेम है, ये ऑलमोस्ट सेम है। फिर मैनेजर रोल ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। फिर यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स वर्सेस प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, दे आर क्वाइट सिमिलर, ये दोनों पॉइंट्स इनके सेम हैं, ये दोनों पॉइंट सेम हैं, ये पॉइंट सेम है, ये सेम है। जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। सो दैट्स वाई ये बात मैंने की है, और दिस इज़ रूल ऑफ थंब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीनों आपके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको समझ आए हुए होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल, प्रोजेक्टाइज्ड मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि इनके जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कह रही है, और उसके बाद फिर उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आई होप उसके बाद ये मैट्रिक्स फॉर्म्स भी आपको समझ आ गई हैं जो मैंने वीक, बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स बताई हैं, और उसके बाद इस टेबल को भी डिस्कस किया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और कुछ और टीम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। नॉर्मली ये वाले जो टीम स्ट्रक्चर्स हैं, आगे 3 हमारे पास और टीम स्ट्रक्चर्स हैं। ये वो टीम स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज़ के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, ये 3 स्ट्रक्चर्स वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। और एक और आपको मैं बात बताता चलूँ कि
जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपके पास किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, जो आपके पास प्रोजेक्ट आया है उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोजेक्ट सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, छोटा है प्रोजेक्ट या बड़ा है, या उसमें कम्युनिकेशन का लेवल क्या होगा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल क्या होगा। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स को देखना पड़ता है। उसके बाद फिर हम इस काबिल होते हैं कि कोई भी अप्रोप्रिएट टीम स्ट्रक्चर हम उसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। जो इसमें पहला टीम स्ट्रक्चर है, पहले उसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जो पहला टीम स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है कि ईगो लेस, ईगो का मतलब होता है अना और लेस का मतलब है कम। तो ये ऐसा टीम स्ट्रक्चर है जहाँ पे ईगोज़ का इश्यूज़ नहीं होता। और आपको बताता चलो कि नॉर्मली ये ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशन या उन लोगों पर मुश्तमिल होता है जो रिसेंटली यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं और वो एक 8 या 10 बंदे, मैक्सिमम 10-12 बंदे मिल के एक टीम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं और उस तरह की टीम स्ट्रक्चर को ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर बोला जाता है। और इस तरह के जो लोग होते हैं, आपको पता है कि सारे के सारे जो लोग हैं उनमें ऑलमोस्ट सारे सेम एक्सपीरियंस के लोग हैं होंगे, नॉर्मली फ्रेश होते हैं, तो वो इस तरह का टीम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ईगोज़ में हैव इल इफेक्ट्स, डेफिनेटली ईगोज़ का जहाँ पे इश्यूज़ आ जाता है वहाँ पे उसके प्रोजेक्ट पे इल इफेक्ट्स होते हैं। So egoless team structure, just opposite to egoless team structure is a truly collaborative effort that makes it hard to find who produce what portion of the product। अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो तमाम के तमाम लोग आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा टीम्स तो होती नहीं है, एक टीम होती है और वो टीम 8-10 बंदों पर मुश्तमिल एक टीम है, वो तमाम के तमाम मिल के इकट्ठे काम कर रहे हैं, जिस तरह आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यू कैन सी टीम मेंबर ए, टीम मेंबर बी, टीम मेंबर सी, ये तमाम के तमाम मिल रहे हैं और उन्होंने तमाम के तमाम लोगों ने मिल के चैप्टर नंबर 1, ये बुक की एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट की भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये तमाम के तमाम लोग मिल के इन्होंने चैप्टर 1 पे भी काम किया, चैप्टर 2 पे भी, 3 पे भी। इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम लोग मिल के प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों पे काम करेंगे। अब मसला ये है कि किसी को ये नहीं पता कि किस बंदे ने, किस टीम मेंबर ने स्पेसिफिकली किस पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट पे काम किया है, जिसकी वजह से बाद में फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं तो उनको आइडेंटिफाई करना और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है कि किस बंदे की वजह से इश्यूज़ आए हैं। अच्छा, इस तरह के टीम स्ट्रक्चर में आपका कोई लीडर नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या करते हैं लोग, टास्क कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट करते हैं। टास्क कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आया, उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ थी, आप उसमें आपको टास्क कोऑर्डिनेटर बना दिए ताकि आप उस प्रोजेक्ट में, आपकी चूँकि एक्सपर्टीज़ हैं तो आप उस प्रोजेक्ट को करें। और उसके बाद जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा वो हो सकता है किसी और डोमेन का हो और उसमें कोई और बंदा एक्सपर्ट हो तो उसको टास्क कोऑर्डिनेटर बना दिया जाएगा। लेकिन जितना काम किया जाएगा वो कंसेंसस से किया जाएगा। कंसेंसस का मतलब ये है कि तमाम लोगों से पूछा जाएगा, तमाम लोगों से किसी किस्म का भी डिसीजन करने से पहले उनसे राय ली जाएगी और उसके बाद फिर डिसीजन किया जाएगा। अच्छा, इस तरह के काम, जब इस तरह आप कंसेंसस से डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज ये है कि 2 हेड्स आर ऑलवेज बेटर देन 1, बेहतर डिसीजन होता है। लेकिन जब आप तमाम लोगों से राय लेंगे और फिर मेजॉरिटी के साथ एक डिसीजन करेंगे तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग करते हुए आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है वहाँ पे इस तरह के टीम स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। टीम मेंबर्स कैलिब्रेट जॉइंटली एंड ईगो प्रॉब्लम्स इज़ मिनिमाइज, तमाम लोग इकट्ठे काम करते हैं और ईगो के प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाता है। दिस टाइप ऑफ टीम स्ट्रक्चर इनकरेजेस इंटरेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का लेवल होता है क्योंकि तमाम के तमाम लोग एक लेवल पे होते हैं, दे कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप, ईगोलेस टीम्स को ड्रिफ्ट, देखें मैंने आपको बताया कि ये फ्रेश लोगों पर मुश्तमिल टीम्स होती हैं और इसमें लीडरशिप बहुत एक्सपीरियंस नहीं होती। जो टास्क कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं होते, तो इसलिए दीज टाइप ऑफ टीम्स को ड्रिफ्ट और इनमें प्रॉब्लम्स आ जाता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, या बहुत बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो उसको करने के लिए भी इनके पास फंडिंग इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती। तो टू कट शॉर्ट, इस तरह की टीम स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि उनको कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ का या ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ पे
ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपको लार्ज फंडिंग चाहिए हो, उनके लिए ये थोड़ा सा टीम स्ट्रक्चर थोड़ा सा सुटेबल नहीं होता। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जितनी मार्केट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह आजकल जो एंड्रॉयड हमारे पास है वो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स उसमें लोग उसको बोलते हैं, क्योंकि ये करंट इस टाइम हमारे पास एक टूल चल रहा है एंड्रॉयड का, और उसमें जो एप्स बनती है तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स हैं। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि 20-20 साल पहले बने हुए हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए ये टीम स्ट्रक्चर सूटेबल है, क्योंकि नॉर्मली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको नई चीज़ों का नॉलेज होता है, तो जिसकी वजह से वो नए जो टूल्स होते हैं उन पे वो काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है, जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास लार्ज फंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते। फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास कुछ प्रोजेक्ट्स ना आएँ तो फिर इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि ये बहुत अरसे तक चले। तो अगर प्रोजेक्ट्स कुछ अरसे तक ना आए तो फिर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बंद भी हो जाती हैं, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अगर हों तो वहाँ पे फंडिंग उनके पास मौजूद होती है, फाइनेंसेस मौजूद होते हैं। तो अगर वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स कम भी हो तो प्रॉब्लम नहीं आता, इस तरह वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर लेंगी, लेकिन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं करेंगी। फिर इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें जो कम्युनिकेशन का लेवल है वो बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो डिसीजन मेकिंग होती है वो अच्छी होती है, लेकिन जो डिसीजन साइकिल होता है वो थोड़ा सा लंबा आ जाता है। जो लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट होता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, ईगोलेस में, वो लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट कम होता है, क्योंकि तमाम लोगों से पूछा जा रहा होता है प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो कन्फ्लिक्ट नहीं आता, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि लोग लंबे अरसे तक उसमें काम करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। तो इसमें लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट कम होता है, जिसकी वजह से ये टीम्स के अंदर कैपेसिटी है कि ये लंबे अरसे तक चल सकती हैं। जो अगला टीम स्ट्रक्चर है दैट इज़ कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड टीम स्ट्रक्चर। अगर आप इसके नाम पे गौर करें स्टूडेंट्स, तो समवट दिस इज़ कंट्रोल्ड भी है और डिसेंट्रलाइज्ड भी है। ये जो टीम स्ट्रक्चर है इस टाइम सबसे ज़्यादा ये टीम स्ट्रक्चर आपके पास मार्केट में चल रहा है, जिसमें बाकायदा आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आपके टीम लीडर्स मौजूद होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स मौजूद होंगे। अब होगा क्या कि इसमें एक आपका टीम लीडर मौजूद, एट द टॉप आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स मौजूद होंगे। अब प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्या करेगा जनाब, के प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऑन द साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट डिफरेंट टीम्स बनाएगा, फिर हर टीम का एक टीम लीडर भी होगा। अब वो टीम लीडर क्या करेगा, वो बेसिकली जो 8-10 बंदों पर मुश्तमिल जो उसकी टीम होगी वो उस टीम को संभालेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होगा, वो एट द टॉप होगा, वो तमाम के तमाम टीम लीडर से कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि देखें प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इंडिविजुअल हर बंदे से कम्युनिकेट करे। हो सकता है कि 4-5 टीम्स हों और हर टीम में 5-5, 6-6 लोग हों, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत मुश्किल है कि वो 24-25 बंदों के साथ डील करे। इंस्टेड वो 4-5 जो टीम लीडर्स होंगे उनके साथ डील करेगा, और इस तरह आपके प्रोजेक्ट्स चलेंगे। और जो इस तरह का ये कंट्रोल डिसेंट्रलाइज टीम स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं और फिर उनके नीचे डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स के बाद टीम लीडर्स होते हैं। इनको हम टीम लीडर्स को सेकेंडरी लीडर्स भी बोलते हैं, क्योंकि एट द टॉप आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे। तो इस तरह का जो टीम स्ट्रक्चर है ये आजकल आपकी मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में चल रहा है, और इसी तरह ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो ग्रुप बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। डेफिनेटली एक टीम होता है, एक टीम होती है, डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं। तो हर टीम के अंदर एक टास्क दिया जाता है, तो वो तमाम लोग इकट्ठे जो उनको काम दिया जाता है एक टास्क के हवाले से, वो उसको मिल के सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो हॉरिजेंटल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। व्हाट इज़ हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं जो सेम लेवल पे हो रही होती है। मसलन जब स्टूडेंट्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होती है। और वर्टिकल कम्युनिकेशन कब होती है? जब आप अपने से ऊपर लेवल पे, जब या अपने फादर या टीचर या किसी अपने बड़े से बात करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो इस तरह की जो टीम स्ट्रक्चर में आपके पास दोनों तरह की कम्युनिकेशन मौजूद है। जब आप डायरेक्टली एक लेवल के लोग एक दूसरे से बात करेंगे तो दिस विल बी योर हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, और जब डायरेक्टली आप अपने टीम लीड से या
अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करेंगे तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी। और जो इससे पहले हमने टीम स्ट्रक्चर पढ़ा था ईगोलेस में जो टीम स्ट्रक्चर जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होती है वो हॉरिजेंटल होती है कि तमाम के तमाम लोग सेम लेवल पे होते हैं, तो दे कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर। और इसमें क्या होगा, टास्क होते हैं, टास्क को सब टास्क में डिवाइड किया जाता है, फिर वो सब टास्क टीम्स को दिए जाते हैं, फिर वो टीम्स प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, फिर तमाम चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट किया जाता है और इस तरह फिर उसके बाद प्रोजेक्ट बनता है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह का जो टीम स्ट्रक्चर है ये मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउसेज में यही टीम स्ट्रक्चर चल रहा है। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और इस तरह का जो टीम स्ट्रक्चर बनता है वो काफ़ी बेहतर होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को सॉल्व कर लेता है। फंडिंग इन ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर कुछ अर्से तक प्रोजेक्ट्स ना भी हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर लेती हैं। जो कन्फ्लिक्ट होता है वो कन्फ्लिक्ट जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ईगोलेस में तो ना होने के बराबर होता है, इसमें भी कन्फ्लिक्ट मौजूद होता है लेकिन कम होता है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशंस और इसमें काम करने वाले लोग लंबे अरसे तक काम करते हैं। तो ये बेहतर स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो रही है, कम्युनिकेशन का लेवल भी आलमोस्ट ठीक है, इसके अलावा जो लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो भी कम है, मौजूद है लेकिन कम है। और आपके पास यहाँ पे जो लोग हैं वो भी मिक्स्ड एक्सपीरियंस के हैं। यहाँ पे आपको 15 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भी मिल जाएंगे, 10 साल वाले भी, और फ्रेश ग्रेजुएट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड टीम स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के बाद कंप्लीट होते हैं। और स्टूडेंट लास्ट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर के हवाले से टीम स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड है। अब दिस टाइप ऑफ टीम स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक। यू कैन सी कंट्रोल्ड भी और सेंट्रलाइज्ड भी है। जितनी डिसीजन मेकिंग होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी। इसका मतलब ये है कि एक फ़र्द वाहिद प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम डिसीजन करेगा और किसी दूसरे बंदे को ये अथॉरिटी नहीं होगी कि वो डिसीजंस करे। मे बी वो टीम लीडर्स के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं होगी। और बेसिकली इस तरह का टीम स्ट्रक्चर नॉर्मली होगा कि डू एज डायरेक्टेड, टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग होगी। एक बंदे ने डिसीजन मेकिंग करना तो उसका फ़ायदा ये होगा कि डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने क्विक डिसीजन मेकिंग की है और विदाउट एनी कंसेंसस की है, लोगों से पूछे बगैर की है, वो ठीक भी हो। लेकिन बहरहाल बाज़ वक़्त आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पे ये टीम स्ट्रक्चर अप्लाई किया जा सकता है। टीम लीडर्स मौजूद होंगे लेकिन उनकी पावर्स नहीं होंगी, क्योंकि जितनी डिसीजन मेकिंग करनी है वो आपके टॉप लेवल पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर या ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउस है, अगर वो टेक्निकल है तो वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है। और जितनी कम्युनिकेशन है दैट इज़ वर्टिकल। आपको वर्टिकल कम्युनिकेशन जिस तरह मैंने यहाँ पे भी बताया था कि जब आप एक लेवल से ऊपरे लेवल पे जाके बात करते हैं तो यहाँ पे जितनी कम्युनिकेशन है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन हो रही है। और नॉर्मली इस तरह की जो टीम स्ट्रक्चर में जो आपके पास लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली लोग जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि किसी भी किस्म डिसीजन मेकिंग में आपसे नहीं पूछा जा रहा होता और एक फ़र्द वाहिद तमाम डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप उसको छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में स्विच कर देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लें। प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अरसे तक चलने होते हैं, तो वहाँ पे जब लोग बहुत ज़्यादा स्विचिंग करेंगे तो वो प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं होता कि ज़्यादा लोग छोड़ के जाएँ, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली नए लोगों को आने में, प्रोजेक्ट को समझने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। हाँ, इसमें एक एडवांटेज इसका मौजूद है कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो क्विक है। तो स्टूडेंट ये प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के हवाले से 3 स्ट्रक्चर्स अब हमने डिस्कस कर ली हैं। ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड और कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड। तीनों के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ इनकी इंपॉर्टेंस है प्रोजेक्ट्स के लिए। इंशाल्लाह ताला मैं इस हवाले से आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जिसमें आपको इस तीनों टीम स्ट्रक्चर्स को फर्दर समझने का मौका मिलेगा। और स्टूडेंट लास्ट एक छोटी सी चीज़ रह गई है, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन चैलेंज। कम्युनिकेशन चैलेंज सिर्फ बताने का आपको मकसद ये है कि जैसे जैसे आपके पास टीम में लोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे आपके पास कम्युनिकेशन पाथ्स या कम्युनिकेशन चैनल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास टीम में 2 लोग हैं तो एक चैनल बनेगा, दिस इज़ 1 चैनल। लेकिन अगर आपके पास प्रोजेक्ट में 3 लोग टीम में 3 लोग मौजूद हैं तो आपके पास 3 चैनल्स बनेंगे, तीनों बंदों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। लेकिन जब आपके पास 4 लोग हो गए तो 6 चैनल, और जब आपके पास 5 लोग हो गए तो 10 चैनल। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ पीपल इन टीम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो कम्युनिकेशन पाथ्स हैं या जो कम्युनिकेशन चैलेंज है वो बढ़ना शुरू हो रहा है। बेसिकली इसका फार्मूला होता है n × n-1,
n into n-1 डिवाइडेड बाई 2 वेयर n स्टैंड्स नंबर ऑफ पीपल इन ए टीम। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे कम्युनिकेशन पाथ्स बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए, जब कम्युनिकेशन पाथ्स बनेंगे तो कम्युनिकेशन अफेक्टिव होने की बजाय ओवर बर्डन बनना होना शुरू हो जाएगी। देखें ना, अब आप यहाँ पे 5 हैं लोग हैं, 10 चैनल्स हैं, तो लोगों को काम करते हुए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट बहुत करना पड़ेगा। अगर 6 लोग हो जाएंगे तो 15 चैनल्स हो जाएंगे। तो आपको किसी ना किसी पॉइंट पे चल के इस चीज़ का डिसीजन लेना होगा कि मेरे पास टीम में कितने लोग होने चाहिए, क्योंकि एक टीम में अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो कम्युनिकेशन पाथ्स और कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो नॉर्मली इट इज़ सजेस्टेड कि आप 6-7 से ज़्यादा लोग टीम में ना डालें। अगर उससे ज़्यादा लोग मौजूद हैं तो फिर टीम 2 बना दें, ताकि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हो जाए, उनको टास्क डिफरेंट मिल जाए, और जो टीम 1 है टीम 2 है इनके टास्क डिफरेंट हो जाए, ताकि जो कम्युनिकेशन चैलेंज और कम्युनिकेशन पाथ्स हैं वो एक लेवल तक रहें और कम्युनिकेशन अफेक्टिव रहे। ऐसा ना हो कि कम्युनिकेशन अफेक्टिव होने की बजाय इनअफेक्टिव हो गई है। और स्टूडेंट्स, ये लास्ट हमारे पास चीज़ है, वाई आउटसोर्स। हम आउटसोर्स क्यों करते हैं? देखिए, आउटसोर्स करने की कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि हो सकता है कि अगर आप उस सॉफ्टवेयर को खुद बनाएं तो आपके पास कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो, तो इसलिए क्या आप कहते हैं कि यार अगर मैं इसे किसी और मुल्क से या किसी और जगह से बनवा लूं तो वहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है, तो इसलिए आउटसोर्स कर दें। हो सकता है कि आप आउटसोर्स इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट आपके पास आया है वो टेक्नोलॉजी या वो प्रोजेक्ट आपका कोर बिज़नेस नहीं है, लेकिन आप कस्टमर को लूज़ नहीं करना चाहते, तो आप थर्ड ऑर्गेनाइजेशन को, थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि जिसका वो कोर बिज़नेस है कि भाई आप उसको डेवलप करें। कस्टमर के सामने आप ही होंगे, लेकिन आपने किसी थर्ड पार्टी को वो प्रोजेक्ट दे दिया है बनने के लिए, तो एक ये भी वजह होती है। फिर बाज़ ये प्रॉब्लम भी होता है कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी या स्किल सेट नहीं होता जो उस प्रोजेक्ट में दरकार होता है, तो इसलिए आप आउटसोर्स कर देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जिसके पास उस प्रोजेक्ट के लिए स्किल सेट और टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं। और एक ये भी वजह होती है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और आप अपने लोगों को तंग नहीं करना चाह रहे, तो आप अपने लोगों को फ्लेक्सिबल रखने के लिए आपके पास जो एडिशनल प्रोजेक्ट्स हैं आप वो उनको आउटसोर्स कर देते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात जहन में रखिएगा कि ये आउटसोर्सिंग जो होती है ये पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए ब्लेसिंग है। उसकी वजह यह है कि देखिए, हमारे पास मुल्क के अंदर से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा कम है। हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, 30% लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे लोग कम हैं। ज़्यादातर सेठ लोग हैं जो अंगूठा छाप हैं, और वो ज़्यादातर बिजनेसेस हैं वो मैनुअल चलाना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमारे मुल्क में शऊर की कमी है। तो जो बाहर से जो हमारे पास जो आउटसोर्स हो के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो बहुत ब्लेसिंग है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशंस इससे चलती हैं, फिर डिफरेंट लोगों को जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उन लोगों को रोज़गार मिलता है। तो इसलिए आउटसोर्सिंग पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए ब्लेसिंग है। ये काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और बहुत बेहतर हो सकता है अगर हमारे मुल्क के अंदर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डिफरेंट बिजनेसेस चल रहे हैं, बेतहाशा बिजनेसेस हैं जी पाकिस्तान के अंदर, उन तमाम को अगर सॉफ्टवेयर सपोर्ट दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से जो लोग हैं जिनमें तालीम की कमी है, और अभी तक शायद उन लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि सॉफ्टवेयर अगर वो अपने बिज़नेस की सपोर्ट के लिए बना लें तो उनके बिज़नेस को कितना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिवली अपने बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट बिज़नेस ओनर्स हैं, उनको इस चीज़ का एक तो अंदाज़ा हो। फिर मीडिया का किरदार यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए कि वो कुछ प्रोग्राम्स इस तरह के चलाए और लोगों को शऊर दिया जाए कि एक सॉफ्टवेयर उनके बिज़नेस में किस हद तक इफेक्टिव हो सकता है, कि जो उन्होंने डिफरेंट मुंशी रखे हुए हैं, डिफरेंट उन्होंने जो खाते मेंटेन किए हुए हैं और गोदाम उन्होंने मेंटेन किए हैं, और गोदामों में पिलफरेज हो रही है, चोरियाँ हो रही हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है। लेकिन अगर एक सॉफ्टवेयर हो, एक इन्वेंट्री सिस्टम बना हुआ हो, तो हर चीज़ सिंगल क्लिक पे मेंटेन हो जाएगी। और लास्ट स्टूडेंट हमारे पास एक लास्ट जो चीज़ रह गई है, प्रोक्योरमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स में मेक और बाय एनालिसिस चीज़ हमें ख़ुद बनानी चाहिए। मेक और बाय, देखें जिस तरह ये लिखा हुआ है मेक और बाय, बिल्ड वर्सेस बाय, ख़ुद बनाएं या बाहर से परचेज़ कर लें। तो ये बेसिकली आउटसोर्सिंग से ही लिंक्ड अप एक टॉपिक है। देखें, जब भी मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये जो कॉस्ट फैक्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी बिल्ड वर्सेस बाय में वही चीज़ है कि जो कॉस्ट फैक्टर है वो आप देखना चाहते हैं
कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जो सर्विस है वो हमें बाहर से परचेज़ कर लेनी चाहिए या ख़ुद बनानी चाहिए। तो वो उसमें फाइनेंशियल एनालिसिस इन्वॉल्व है। आप देख लें कि अगर आपके पास कॉस्ट कम आ रही है और अगर मैं बाहर से बनवाऊँ तो कॉस्ट ज़्यादा, तो फिर डेफिनेटली ख़ुद बनाएं। लेकिन अगर ख़ुद बना रहे हैं अगर तो कॉस्ट ज़्यादा है तो बाहर से बनवा लें। जिस तरह अमेरिका, यूरोप से देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से सर्विसेज हैं, उन्होंने वो आउटसोर्स की हुई हैं। बहुत से कॉल सेंटर्स हैं जो वहाँ की हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो एक्सपेंस है उनका वो कम आ रहा है। तो अगर वो अपने मुल्क में बनाए तो शायद उनको वो एक्सपेंस ज़्यादा आए। तो ऐसी बहुत सी सर्विसेज हैं जो आपको आउटसोर्स करनी पड़ती हैं अगर आपको इंटरनली उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और आप फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद इस चीज़ पे पहुंचते हैं कि ठीक है भाई, आप इसको आउटसोर्स कर दें, ख़ुद बनाने की, इस सर्विस को बनाने की या इस सर्विस को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसे आउटसोर्स कर दें। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, वो दोनों इस चीज़ में आपको वैल्यूएबल इनपुट दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था मेरा आज का लेक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमने अपना जो टॉपिक था चैप्टर 2 के हवाले से उस 7वें लेक्चर में उसको भी ख़त्म कर लिया है। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स, अगले 8वें लेक्चर में हम प्लानिंग के हवाले से, सॉफ्टवेयर प्लानिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। उस टाइम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। स्टे सेफ़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।